जय हिंद। मैं प्रांशुल प्रज्ञान। आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो जो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो होगा भाषा। और भाषा हम किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हमारा विषय क्या है, हिंदी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा सबसे पहले, क्योंकि हम मनुष्य हैं या कोई भी प्राणी, उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, और वही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। तो आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए, मैं कुछ पॉइंट्स नोट करा रही हूँ। जो भाषा शब्द है वो भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए भाषा विज्ञानियों ने कहा है कि भाषा व्यक्तायाम वाच्य, अर्थात व्यक्त वाणी ही क्या होती है, भाषा होती है। हम जिस चीज को व्यक्त कर दें, हमारी भाषा मतलब हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, वही क्या है, भाषा। अगर हम समझना चाहें तो एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाती है, भाषा। इसी बात को अगर हम अन्य शब्दों में कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्यों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान या विनिमय करने का जो माध्यम है वही क्या है, भाषा कहलाती है। यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि भाषा को लेकर के जो हमारे भाषा विज्ञानी हैं उनके क्या क्या विचार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार। उन्होंने कहा है कि और मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति और मत के आदान प्रदान, आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों, व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसकी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। यानी भाषा शब्द को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किन शब्दों में व्यक्त किया कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में किसी वस्तु के आदान प्रदान को लेकर, यानी कोई वस्तु है, उसके वस्तुओं के लिए क्या है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं या उसके अपने विचार हैं, मति है, उसका जो आदान प्रदान होगा और जिन ध्वनि संकेतों की जो बात की जाएगी वही क्या कहलाएंगे, भाषा कहलाएंगे। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वनडे टेस्ट में भी पूछ लेता है कि उसने डेफिनेशन दे दी कि मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी वस्तुओं के विषय में उसकी इच्छा मति के आदान प्रदान करने के ध्वनि संकेतों के जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इस बात, ये भाषा की परिभाषा किसने दी, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो नोट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगली हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन है एग्जाम की दृष्टि से। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, के लिए नियुक्त की जाती है। और भाषा की यह परिभाषा दी क्रोचे ने, पाश्चात्य वैज्ञानिक क्रोचे। यानी क्रोचे ने क्या किया कि भाषा वह स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि है। यानी ध्वनि का अर्थ क्या है, जो हम वाणी व्यक्त कर रहे हैं। हमने भाषा का अर्थ क्या समझा कि जो व्यक्त की गई वाणी है वही, यानी जो ध्वनि उच्चारित हो रही है वो ध्वनि भी कैसी है, स्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं है, सीमित है। ऐसा नहीं हम कहना कुछ चाह रहे हैं और मान लीजिए कोई भी बात है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है और पेन सिर्फ 2 शब्दों का, लेकिन हम इस पेन के लिए एक बहुत बड़ी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और सुसंगठित है, बेतरतीबी नहीं है। उसी ध्वनि को, उस ध्वनि की जो अभिव्यंजना है, जो अभिव्यक्ति है, जो कहने का माध्यम है, वही क्या है, भाषा होती है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिस भाषा के लिए हम बात करें उस भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताएं। तो भाषा की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो होती है मनुष्य के मुख से उच्चारित, यानी कि ध्वनि तो किसी भी, और जैसे मान लीजिए चिड़िया हैं वो चहचहाती हैं, वो ध्वनि भी हमें सुनाई देती है। कोई जानवर है वो भी अगर कोई आवाज कहना चाह रहा है, वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाह रहे तो वो भी ध्वनि है। लेकिन भाषा किसे कहेंगे, भाषा उसी को कहेंगे जो किसके मुख से उच्चारित है, मनुष्य के। इसीलिए जैसे कुत्ते के, जैसे जानवर कुत्ता तो उसे हम कहते हैं वो भौंक रहा है, हम ये नहीं कहते कि वो बोल रहा है। यानी भाषा और बोलने का संबंध हम किससे रखते हैं, मनुष्यों से। जो मनुष्यों के ध्वनि संकेत हैं उसी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो ध्वनि संकेत हैं वो ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं। ध्वनि संकेत कैसे होते हैं, सार्थक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने 3 ध्वनि यहां ली, एक ली का, एक लिया ला और एक ले लिया मा। अगर इन तीनों भिन्न भिन्न ध्वनियों को, तीनों भिन्न भिन्न वर्णों को मैंने एक निश्चित और एक सीमित क्रम में लगाया और मैंने इसको लिखा कमल, तो का, मा और ला को जब मैंने एक निश्चित क्रम में लगाया तो हमारे लिए एक शब्द क्या बनकर निकल कर आया, कमल, जिसका अर्थ क्या होता है, फूल। एक फूल है जिसका नाम क्या है, कमल। लेकिन अगर मैंने इन्हीं ध्वनि चिन्हों को मान लीजिए ऐसे लगा दिया, ल कम या मकल, तो क्या इनका कोई अर्थ है, नहीं। ना लकम का कोई अर्थ है, ना ही मकल का कोई अर्थ है। यानी अर्थात भाषा की विशेषता क्या है कि जो ध्वनि संकेत हैं वो कैसे होंगे, सार्थक। यानी हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले एग्जाम में दे करके कि ध्वनि सार्थक, ध्वनि जो संकेत हैं वो सार्थक है या निरर्थक है, या एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकता है कि ध्वनि संकेतों को होना चाहिए सार्थक, अर्थवान, दोनों या कोई नहीं।
तो दोनों होने चाहिए, सार्थक भी हो और सार्थक के लिए वो मान लीजिए एक शब्द और कंफ्यूज करने के लिए प्रयोग कर सकता है और वो क्या कह सकता है कि अर्थवान हो। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। यानी हमने भाषा की दो विशेषताओं की बात की। सबसे पहली बात क्या है कि वो किसके मुख से उच्चरित हो, मनुष्यों के मुख से उच्चरित हो, क्योंकि ध्वनि भाषा अगर कहें तो ध्वनि तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन उनकी ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। तो भाषा की सबसे पहली विशेषता होती है कि वो मनुष्य के मुख से उच्चरित हो, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ध्वनि चिन्ह कैसे हो, सार्थक हो। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है कि जो भाषा है वो प्रतीकात्मक है। भाषा कैसी है, प्रतीकात्मक। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रतीकों में चलती है। हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक फूल है, उसका नाम क्या है, कमल। हर भाषा की जो ध्वनि होती है वो प्रतीकों पर जाकर के भाषा के अनुरूप शब्द बदल जाते हैं। एक फूल जिसका नाम क्या है, कमल, तो हमने उसको किसमें कहा, हिंदी में। लेकिन अगर उसी फूल को मुझे संस्कृत में कहना होगा, यानी अगर मैंने किसमें कहा भाई, हिंदी में कहा, तो हिंदी में मैंने क्या कहा, कमल। फूल वही है, लेकिन अगर मुझे उसी फूल को किसमें कहना है, संस्कृत में कहना है, तो अब भाई मैं क्या कहूंगी, फिर मैं कहूंगी जलज। भाई वो किसमें पैदा हुआ, जल में पैदा हुआ। लेकिन अगर इसी बात को मैंने अंग्रेजी में कहा तो क्या हो जाएगा, लोटस। अब एक बात बताओ, क्या कमल, लोटस और जलज अलग अलग हैं या एक ही वस्तु के नाम है, एक ही वस्तु के नाम है। भाई एक ही वस्तु थी, तो भाषा में क्या है, प्रतीकात्मक है, यानी ध्वनि प्रतीक देते हैं। हम एक ही वस्तु को अन्य अन्य भाषाओं में अन्य अन्य नामों से भी जानते हैं। तो भाषा की सबसे तीसरी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भाषा कैसी है, प्रतीकात्मक है, यानी कि उसके ध्वनि चिन्ह क्या है, प्रतीक है। किसी भी वस्तु के लिए हम किसका बोध करा रहे हैं, प्रतीकों का बोध करा रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आई, हाँ या ना। चलिए, तो ये एग्जाम्पल लिखने हैं, लिख लिए, वेरी गुड। तो अब एक अंतिम विशेषता की बात करते हैं, एक ही पेज पे सारी विशेषताएं समाप्त कर देते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि भाषा अपने आप में एक व्यवस्था है। क्या है, व्यवस्था। और जब कोई भी व्यवस्था होती है या कोई भी व्यवस्था बनती है तो उसके अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। यानी इसके भी क्या हैं, भाषा के अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं। तो भाषा की महत्वपूर्ण चार विशेषताएं, सबसे पहले भाषा मनुष्यों के मुख से उच्चरित होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ध्वनि संकेत हैं या जो ध्वनियां उच्चरित हो रही हैं वो कैसी हैं, वो सार्थक हैं, अर्थवान हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि जो भाषा है वो प्रतीकात्मक है, यानी उसके ध्वनि कैसी हैं, जो प्रतीक हैं उनकी ध्वनि है वो अलग अलग भाषाओं में जाकर के बदल सकती है और बदलती है। इतनी सी बात समझ में आई। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता कि भाषा अपने आप में क्या है, भाषा अपने आप में एक व्यवस्था है। इतना मामला क्लियर हुआ, हाँ या ना। यानी हमने भाषा को समझ लिया। भाषा किसे कहते हैं, व्यक्त की गई वाणी। जो हमारे अंदर किसी भी वस्तु को लेकर के कोई विचार आ रहा है, कोई इच्छा हमारे अंदर जागृत हो रही है, उसको व्यक्त करने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या है, भाषा। भाषा की विशेषताएं, मनुष्य मुख से उच्चरित, ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं, ध्वनि प्रतीक होते हैं, और भाषा अपने आप में एक क्या है, व्यवस्था है। और जब कोई व्यवस्था होती है तो उसके अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। इतनी सी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि भाषा के रूप कैसे होते हैं, यानी भाषा के रूप। तो भाषा के रूपों को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो हम समझ सकते हैं संकीर्ण अर्थ में, या जिसे हम कहते हैं संकुचित अर्थ। और दूसरा हम समझ सकते हैं विस्तृत अर्थ में। संकीर्ण अर्थ से मतलब ही है भाषा विज्ञान, यानी जिसके अपने नियम हैं। आप चाहो तो कोष्टक में लिख लीजिए भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा के दो ही रूप चलते हैं। सबसे पहले होता है मौखिक
और दूसरा होता है लिखित। यानी भाषा विज्ञानी जो रहे या भाषा जो विज्ञान है वो ये कहती है कि भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। किसी भी बात को हमने बोल करके कह दिया, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से भी कहा कि आप इधर आओ, वहां जाओ, तो ये कौन सा भाषा का रूप है? मौखिक। किसी भी बात को वाणी के माध्यम से व्यक्त करना, बोल करके व्यक्त करना, क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। लिखित भाषा के किसी भी चीज को लिपिबद्ध कर देना, उसको लिख करके व्यक्त करना, वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा। लेकिन विस्तृत अर्थों की बात करें तो कहने वाली बात है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आराम से अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, म्यूजिक व्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं, आनंद लेते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी रुक गई, रेड लाइट हुई और आपने तेजी से ब्रेक लगा लिया। क्लास में आप खूब सारी बातें कर रहे थे, टीचर्स आया, उसे देखते ही आप एकदम से शांत हो गए। टीचर ने मान लीजिए आपके सामने ऐसे मुंह पे उंगली रख दी, आप चुप हो गए। आप बैठ के आराम से पढ़ रहे थे, किसी शिक्षक ने या किसी ने भी आपको ऐसे इशारा किया, आप खड़े हो गए। यानी कुछ कहा तो नहीं, ना तो कुछ व्यक्त किया बोल करके, ना कुछ लिख करके कहा। ऐसा नहीं था कि टीचर ने आकर के बोर्ड पर लिख दिया आपके लिए कि आप खड़े हो जाइए, आप तो स्वयं से खड़े हो गए। यानी ये भी तो भाषा थी, ये भी तो हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। यानी भाषा विस्तृत अर्थों में सिर्फ मौखिक और लिखित नहीं होती, उसका एक और रूप चलता है इन दोनों के अलावा, और वो क्या होता है? सांकेतिक। यानी विस्तृत अर्थों में भाषा मौखिक भी है, लिखित भी है, और तीसरा जो अर्थ है वो सांकेतिक भी है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाषा के रूप कितने अर्थों में चलते हैं, तो कितने अर्थों में चलते हैं? दो अर्थों में, संकीर्ण या संकुचित रूप में, जैसे हम कह सकते हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक और लिखित। लेकिन विस्तृत और बृहद अर्थों में भाषा के कितने रूप होते हैं? तीन, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई ये भाषाएं हैं क्या। यानी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम से, तो इन शॉर्ट में समझते हैं हम। सबसे पहले भाषा का हमने कौन सा रूप पढ़ा? मौखिक। दूसरा रूप क्या था? लिखित। और तीसरा रूप क्या था? सांकेतिक। अब अगर हम कहें कि मौखिक भाषा क्या है, तो हमें पता है कि जिस किसी बात को हम बोल करके व्यक्त कर दें वही क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा में क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लीजिए अपने एग्जामिनर ने पूछा उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा साक्षात्कार, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा का एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए क्लास में किसी टीचर ने लेक्चर दिया, व्याख्यान दिया, नेताजी ने भाषण दिया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? मौखिक भाषा के अंतर्गत। लिखित भाषा क्या है? जो लिखकर व्यक्त की जाए। बात समझ में आ रही है? अब लिखित भाषा का एग्जाम्पल क्या होगा? भाई जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पुस्तक में ऐसा होता है कि कोई चेहरा बाहर निकलता है और आपको सब कुछ बता देता है। नहीं, वहां चीजें लिपिबद्ध होती हैं, लिपि में लिखी होती है। तो लिखित भाषा की अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो क्या हो सकती है? पुस्तक हो सकती है। सांकेतिक भाषा क्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए कहीं एरो का निशान लगा हुआ है किसी रास्ते पर, तो वो दिशा का दे रहा है। रास्ते पर मान लीजिए एक छोटा सा एरो में बोर्ड लगा हुआ, उस पर दो बच्चे स्कूल बैग टांग कर जा रहे हैं, छाया के रूप में, मतलब ब्लैक तस्वीर है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सामने स्कूल है, सांकेतिक भाषा का। मान लीजिए आपने कहीं देखा कि भाई छुरी और चम्मच लगी हुई है, तो वो क्या है? भाई आसपास कहीं होटल वगैरह है। तो सांकेतिक भाषा के रूप में हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं यातायात संकेतक। यातायात संकेतक क्या होते हैं? ट्रैफिक लाइट। यानी अगर अपनी बात को कोई भी व्यक्ति बोलकर कह रहा है तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? मौखिक होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को लिखित रूप में दे रहा है, मान लीजिए पत्र लिख रहा है, मैगजीन्स पढ़ रहा है, तो वो क्या है? हमारी लिखित भाषा, या जो हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। और अगर किसी बात को इशारे के माध्यम से कहा जा रहा है तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा। अब अगर हम बात करें कि इनकी
विशेषता क्या क्या है भाई? कोई भी बात है, जब भाषा की विशेषता है तो भाषा के रूपों की भी विशेषता होंगी और कुछ सीमाएं भी होंगी। तो भाषा की मौखिक जो रूप है भाषा का, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है मधुरता। मौखिक भाषा बहुत मधुर है, स्वीटनेस है। जैसे आप अपनी बात किसी से भी प्यार से कहेंगे, पोलाइटली कहेंगे, तो संभावना है कि आपका काम आगे बढ़ जाए। यानी इंग्लिश में भी एक उक्ति कही जाती है कि मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। और हिंदी में भी एक उक्ति होती है कि काना काना मत कह, काना जाएगा रूट, और हौले हौले पूछ ले तेरी कैसे गई थी फूट। यानी मधुर भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लिखित भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाई वो सुरक्षित रहती है या वो संरक्षित रहती है लंबे समय तक। वेद एक लंबे समय तक श्रुति में चले, यानी मौखिक रूप में चले। जब हम अपनी बात को, एक बात को दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरा, चौथे से कहता है, तो ये तय है कि बातों में थोड़ी सी विकृति आ जाएगी। उसी बात को हम किसी भी ज्ञान को, चाहे हम हिंदी के भाषा विज्ञान को ले लें, चाहे अन्य विषयों के ज्ञान को ले लें, इतिहास ले लें, हजारों साल से हम उसको एज इट इज एज कैसे पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? कि वो हमें किस रूप में मिला? लिखित रूप में मिला। अगर वो लिखित रूप में नहीं होता तो वो इतना सुरक्षित नहीं होता जितना आज हमें मिल रहा है। उसमें कोई ना कोई विकृति जरूर आई होती। इतनी सी बात समझ में आ रही है? सांकेतिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? भाई वो गोपनीय होती है। कोडिंग बन जाती है। एग्जाम हॉल में करते हो, पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, टीचर ड्यूटी दे ही रहे थे टहल टहल कर, और हमारा काम हो गया। या एग्जाम से पहले कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, जैसे ही 1 घंटा बच जाए पानी पीने आ जाना पेपर लेकर, और वहां जाके दोनों मित्रों ने आपस में डिस्कस कर लिया। तो दो अलग अलग रूम में बैठने वाले मित्रों को भी कैसे पता? क्योंकि उन्होंने एक संकेत निर्धारित कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। यानी सांकेतिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कि वो गोपनीय है। जिससे कहा जा रहा है वही समझ रहा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं कि सीमाओं की, कि सीमाएं क्या क्या हैं किसकी? तो मौखिक भाषा की जो सबसे महत्वपूर्ण सीमा है वो है मूक बधिरता। सीमा से मतलब ये है कि आखिर मौखिक भाषा किन लोगों पर कार्य नहीं करेगी, किन के लिए औचित्यहीन होगी, या किन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए महत्व नहीं रखती। तो कैसे लोगों के लिए? मूक बधिर लोगों के लिए। मूक का मतलब होता है गूंगा और बधिर का मतलब है बहरा। ऐसे व्यक्ति जो गूंगे और बहरे हैं उनके लिए मौखिक भाषा, उनको आप गीता सुना दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता सुनाओ, पूरा संविधान पढ़कर सुना दो, अगर वो सुन ही नहीं रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? वो तो सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति आपके चेहरे से समझेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? लिखित भाषा की विशेषता क्या है? किन लोगों के लिए काम नहीं करेगी? निरक्षर व्यक्तियों के लिए। ऐसा व्यक्ति जिसको काखा गा ही नहीं आता, फिर आप उससे कहिए कि आप संविधान पूरा पढ़ो और बताओ क्या क्या अधिकार क्या है। भाई काखा गागा आता नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर है, तो फिर क्या संविधान का कोई अधिकार रह गया, कोई महत्व रह गया? नहीं रह गया। और गोपनीयता मतलब सांकेतिक भाषा की सबसे प्रमुख सीमा है वो क्या है? दृष्टिहीनता। क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिहीन है, शिक्षक इशारे करता रहे, चुप हो जाओ, पिटाई लगाएंगे, कुछ भी करता रहे, जब वो देख ही नहीं पा रहा तो क्या सांकेतिक भाषा का कोई महत्व होगा? नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलिए, तो आज हमने दो चीजों को समझा। एक वैसे कायदे में देखा जाए तो भाषा को ही समझा। एक बार 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने बात क्या की? भाषा की। तो भाषा क्या है? भाषा व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा व्यक्त की गई जो माध्यम है वही क्या? वही ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं? भाषा। भाषा जो शब्द है वो किससे बना? भाष शब्द से, जिसका अर्थ क्या था? व्यक्त वाणी। इसीलिए भाषा विज्ञानियों ने कहा कि भाषा व्यक्त्याम वाच्य, यानी कि अर्थात व्यक्त की गई वाणी ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। इसके बाद हमने बात करी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा के विषय में क्या कहा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच किसी वस्तु के लिए अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान का जो व्यवहार है, जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार है, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और एक पाश्चात्य विद्वान के द्वारा हमने भाषा की परिभाषा देखी कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि संकेतों को कहते हैं
जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की गई हैं, यानी ऐसे ध्वनि संकेत जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त किए गए हैं वो क्या है, भाषा। इसके बाद बात की कि भाषा की विशेषताएं क्या है, तो भाषा की सबसे पहली विशेषता है कि भाषा मनुष्यों के मुख से उच्चारित होती है। दूसरी बात, भाषा के ध्वनि संकेत हमेशा सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, ध्वनि चिन्ह कैसे है, ध्वनि प्रतीकात्मक है, यानी एक वस्तु के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको कमल, तो कमल हिंदी में कमल है, संस्कृत में जलज है और इंग्लिश में वो लोटस हो गया। यानी ध्वनि कैसे है, प्रतीकात्मक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा क्या है, भाषा अपने आप में एक व्यवस्था है, और जहां व्यवस्था होती है उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। इसके बाद हमने बात की कि भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के दो महत्वपूर्ण रूप चलते हैं, एक होता है संकीर्ण अर्थ में और दूसरा होता है विस्तृत अर्थ में। संकीर्ण अर्थ से मतलब है भाषा विज्ञानियों के द्वारा, जिसका मतलब है जहां दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अपनी बात को ओरली माध्यम से कहना मौखिक और लिपिबद्ध करना लिखित। विस्तृत अर्थ में एक महत्वपूर्ण अर्थ जुड़ता है, वो है सांकेतिक, यानी बात को संकेतों के माध्यम से कहना। इसके बाद हमने समझा मौखिक, लिखित और सांकेतिक है क्या, तो बोल करके कहना मौखिक, लिख कर कहना लिखित, और इशारे के माध्यम से कहना या स्पष्ट ध्वनियों के माध्यम से कहना क्या होता है, सांकेतिक। उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा, व्याख्यान या भाषण देना, उद्बोधन करना। लिखित परीक्षा के लिए पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। संकेतों के लिए जैसे यातायात संकेतक है सांकेतिक भाषा के रूप में। विशेषता, मधुर भाषा की मधुरता किसकी विशेषता है, मौखिक भाषा की। अधिक समय तक टिके रहना, सुरक्षित रहना, संरक्षित रहना किसकी विशेषता है, लिखित भाषा की। और किसी भी चीज का गोपनीयता हमारी किस भाषा में सबसे ज्यादा होती है, सांकेतिक भाषा में। इसके बाद किन व्यक्तियों के लिए भाषा के रूप कार्य नहीं करते, तो मौखिक भाषा मूक बधिर व्यक्तियों के लिए महत्वहीन हो जाती है, लिखित भाषा निरक्षर व्यक्तियों के लिए, और ऐसे व्यक्ति जो दृष्टि से हीन हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा महत्वहीन नहीं होती। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। और कल से मैं प्रयास करूंगी 2-4 मिनट के बाद कि 8 से 9 बजे तक मैं लाइव रहूं, तो जो लोग भी लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।